देश बड़ा स्पष्ट है। देश में क्या हुआ पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक, वो हम सबके सामने है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में अगर हम सबकी सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फक्र है कि आज सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में। यहां से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहां के रेगिस्तानों में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूं, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूं और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा, जय हिंद सभा, हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सकें, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सकें। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की, हम विपक्ष में हैं। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी, हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे। हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माताएं बहनें विधवा हुई हैं। आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शर्तों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर कर। उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हो, मुझे खेद है दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ, किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, भर्त्सना नहीं करी। वो पाकिस्तान जहां उसामा बिन लादेन मारा गया, जहां असद मसूद जैसे आतंकवादी रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है। फिर भी जो भर्त्सना करनी चाहिए थी दुनिया के देशों को, वो नहीं करी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और रूस, हमारा सबसे पुराना दोस्त, उसने आतंकवाद की चर्चा नहीं की। हमारा मुद्दा आतंकवादियां हैं, हमारा मुद्दा निर्दोष जाने हैं। ये चर्चा कश्मीर पे करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा एक विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए। 1994 में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत की अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, कितना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता।
यहां से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस हो बीजेपी हो सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ये डेलीगेशन जाते दुनिया में, उनकी बात का वजन बनता। वो सत्र बुलाया जाना चाहिए था। सरकार में बैठे लोग, कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात से आती हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विवरण किया, हमारा सीना छाती से फूलता था। और वो लोग जो शपथ के संविधान की बैठे हैं, मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने क्या शब्द बोले कर्नल सोफिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा, लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हों, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद हों, मजाक उड़ाते हैं वीरांगनाओं का, हमारी सेना का, और आप कुछ बोलते नहीं हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो मंत्री बना के आपने बैठे हैं। हमारा पार्टी ने यह निर्णय लिया, हम जैन सभाएं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ उसके 6 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार बमबारी करी राजौरी और पुंछ में। उस मुल्क का क्या भरोसा है? वो मुल्क दिवालिया हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था उससे 11 गुना बड़ी है। जहां इमरान खान जेल में है, सांसद जेलों में है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस देश को चलाती हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि संदीप सुरजेवाला जी आज हमारे बीच में आए हैं, पार्टी का संदेश लेके। हम और आप बहुत बार मिलते रहते हैं और सरहद के लोगों ने निडर होकर हमेशा छाती सामने करी है, और मुझे फख्र है कि थार के लोग, बाड़मेर जैसलमेर के लोग हमारी सेना के पीछे चट्टान की तरह बने खड़े हैं, और ये हमारे देश की ताकत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये जो हमको तोड़ना चाहते हैं मजहब के नाम पर, उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। ये घुसपैठिए, ये पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी सिर्फ देश में दोफाड़ करना चाहते हैं मजहब के नाम पर, हम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हेमाराम जी को, हरीश जी को, मिताराम जी को, सबको मिलकर यहां आमंत्रित किया। और यहां से एक बुलंदी की आवाज जाएगी कि जय हिंद सभाओं के माध्यम से पूरी कांग्रेस, पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, और आतंकवाद से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। यहां के लोगों ने बहुत समय देखा अच्छा बुरा। बिजली पानी के क्या हाल है आप जानते हो। परसों से बिजली कटी हुई है, उनको पता था कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली गुल कर दो। यहां के लोगों से दुश्मनी क्यों निकाल रही है सरकार, मुझे मालूम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विकास ठप पड़ा है। आने वाला समय आप लोगों का है, समय बदलेगा। लेकिन आज सब इतनी कड़ी धूप में यहां पर आए हो, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो यहां से संदेश गांव और घर घर में जाएगा वो सेना और देश को ताकत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। अब इस जय हिंद सभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सम्मानीय अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। जय हिंद सभा के हमारे मुख्य अतिथि संदीप सुरजेवाला जी, जो राजस्थान से सांसद भी है, राज्यसभा के एआईसीसी के महासचिव भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, रंधावा साहब, टीकाराम जूरी जी, सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, आपके लोकप्रिय सांसद उमेदराम जी बेनीवाल, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी, ऋत्विक मकवाना जी प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं एआईसीसी के, चिरंजी राव सचिव जी एआईसीसी, सालिम अहमद जी, पद्माराम जी, रूपाराम जी, मदन प्रजापति जी, महेंद्र चौधरी जी, जिला प्रमुख साहब, गबूर अहमद, गोपाराम मेघवाल, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसलिए मैं सम्मानित मंच जगदीश जहांगीर जी बैठे हैं, उपाध्यक्ष आपके, वो डागर जी है, और भाई और बहनों, नौजवान साथियों,
AICC में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने बाड़मेर को चुना। आप सोच सकते हो कि बाड़मेर राहुल जी के जहन में किस प्रकार बसा हुआ है, आपको मालूम है। पहले भी वो कई बार आए थे, बॉर्डर पे गए थे। ये प्रोग्राम जय हिंद का विशेष परिस्थिति में हो रहा है, हौसला अफजाई करने के लिए सेनाओं की, देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। जिन परिस्थितियों में हम गुजरे हैं, 22 अप्रैल से जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके पहले पुलवामा में भी हो गया, उड़ी में भी हो गया, कई जगह हमले हुए। इस बार जिस प्रकार से विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, जो आपको उचित लगे देश हित में वो कार्रवाई करें। ये मौका था, दुनिया भर के मुल्कों ने निंदा की थी पहलगाम के अटैक की, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने आप उनको गोली मार रहे हो और कह रहे हैं जाके कह देना हमने आपको मारा, उनके आपके पति को मारा, आपके पिता को मारा। वो मार्मिक घटना ऐसी थी, पूरा दुनिया हिल गई, सबने एक स्वर निंदा करी। और जब राहुल गांधी जी विपक्ष सब एक था, ये मौका था इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखाते, साहस दिखाते। 71 के बार में दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो सबक सिखाया पाकिस्तान को। 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया और 93,000 कर्नल, जनरल, सैनिक जो भी थे पाकिस्तान को, उनको भर भर के इंडिया में लेके आ गए। कैंपों में रहे, कोई लखनऊ में, कोई जबलपुर में, पता नहीं कहाँ का रहे। आप कल्पना कीजिए, वो इंदिरा गांधी थी, शिमला समझौता किया बाद में, और मौका था POK के बारे में बात करने का। सरकार के सामने मौका था, सहानुभूति पूरे विश्व की हमारे साथ थी। आप सबक सिखाते, आप बार बार 3 महीने से कह रहे हो कि POK को हम ले लेंगे, तो ये मौका था आपके लिए। आप सबक सिखाते पाकिस्तान को, पूरा कश्मीर एक हो जाता POK समेत, वो आपने नहीं किया। ये युद्ध भी अजीब तरह हुआ है। कोई जमाना था कि बाढ़ में, जैसलमेर, जोधपुर में तो ट्रेनें आती थी, टैंक उसके ऊपर लद के आते थे, सैनिक हजारों आते थे। आप लोग जाके स्टेशन में सम्मान करते थे सैनिकों का, नाश्ता करवाते, माला पहनाते। इस बार तो हाईटेक युद्ध हुआ है, हाईटेक। बाढ़ में, जैसलमेर में भी ड्रोन आ गए हो या वो मिसाइल आई हो, उड़ा दिए गए हो, हिंदुस्तान की फौजों ने शानदार काम किया। और पूरे विश्व में मैसेज गया कि कितनी समझदार फौजें हैं। सिर्फ और सिर्फ हमला किस पे किया? जो ठिकाने थे आतंकवादियों के 9 जगह पर। कोई जो आबादी रहती है वहाँ हमला नहीं किया, बल्कि जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान है, उसके जो आर्मी के कैंप थे पहले उस पर भी हमला नहीं किया। वो तो शुरू पाकिस्तान ने किया, तब जवाब देना पड़ा हिंदुस्तान की फौजों को। उन फौजों पे हमें गर्व है, हम सलाम करते हैं। पर जिस प्रकार के हालात बने हैं देश में, अचानक ही ये रहस्य बना हुआ है, किस कारण से अचानक युद्ध बंद कर दिया गया। ऐसा कभी होता नहीं है। बातचीत होती है, या तो बांग्लादेश की तरफ सरेंडर होते पाकिस्तान वाले, या फिर आप जो है बातचीत करते, देश को मालूम होता भाई बातचीत चल रही है। हो सकता है अगर शर्तें मान ली गई, जो आतंकवादी ने हत्या की है पहलगाम में, उनको हम सुपर्द करेंगे देश को, ये वो प्रॉमिस करते। भविष्य में पाकिस्तान को अड्डा नहीं बनेगा आतंकवादियों का, ये वो बात वादा करते हिंदुस्तान से। आतंकवाद को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, वादा करते। कोई वादा नहीं किया।
अचानक ही ट्रम्प साहब अमेरिका के जो है राष्ट्रपति वो टिप्ट करते हैं कि हमने रात भर मेहनत करके दोनों मुल्कों के साथ में हमने सीज फायर करवा दिया। पूरे देश में बात को लेके बहुत रिएक्शन है। अमेरिका पंचायती करने वाला होता कौन है? अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। आप लोग बुजुर्ग बैठे उनको मालूम होगा 61 के अंदर गोवा में पुर्तगाली लोग कब्जा किए हुए थे। पंडित नेहरू ने युद्ध शुरू किया फौजों से, उनको भगाया, तभी अमेरिका ने खिलाफत करी। 74 में सिक्किम को मिला इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर, तब उन्होंने विरोध किया अमेरिका ने। 65 के बाद में खिलाफ में 71 में इंदिरा गांधी को धमकी दी गई, निक्सन द्वारा परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने। तो आप सोच सकते अमेरिका हमारे साथ था का? कारगिल के युद्ध हुआ वाजपेयी के वक्त में, अमेरिका कभी साथ नहीं था और रशिया हमारे साथ था। केंद्र सरकार की ढुलमुल नीतियों से न रशिया मजबूती से साथ जो पहले था वैसा मित्र राष्ट्र का माहौल नहीं बना देश के अंदर, और पूरी दुनिया के मुल्कों ने साथ नहीं दिया हिंदुस्तान का इस लड़ाई के अंदर। पाकिस्तान का अजरबैजान ने साथ दे दिया, चाइना ने साथ दे दिया। आप बताइए ये हुआ क्या है? ये क्यों टर्की ने साथ दे दिया खुल करके? ये 8 साल लोग पूछते हैं कि आपने कौन से वादे किए हैं, बताइए देश को। राहुल गांधी जी बाबा ये तो पूछ रहे हैं कि अपने आप का साथ दिया, अब देश को विश्वास में लो, पार्लियामेंट बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, इसमें बुरा क्या है? पंडित नेहरू जब 62 का युद्ध चल रहा था चाइना के साथ में, चलते युद्ध में पार्लियामेंट बुलाया उन्होंने कि डिस्कशन होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है उसको लेके बहुत खतरनाक खेल हो गया शुरू। ये ट्रम्प का भरोसा नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा, आप जानते हो, दुनिया की बड़ी ताकत है। वो पंचायतीकरण लग गया, आपने साइन कर लिया। उसी वक्त आपको कहना चाहिए था हमारा 71 का समझौता, शिमला एग्रीमेंट, हम तीसरे मुल्क की पंचायतें नहीं चाहते हैं। हमने खुद ने आपस में मिलकर के ये सीज फायर किया है, आप नहीं बोले। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं कश्मीर का मुद्दा ही हल कर दूंगा जो हजारों साल से आपकी दुश्मनी आपस के अंदर है। कौन सी हजारों साल से? आज़ादी के वक्त से पीओ के अलग बना है। पता नहीं क्यों बोलते, वो किससे पूछते हैं, कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं ट्रम्प साहब, किसी को नहीं मालूम। ट्रेड व्यापार करना है तो समझौता करना पड़ेगा। ये तीसरी पंचायती जो शुरू हो गई है, ये ट्रम्प का भरोसा नहीं है। कभी वो कह देगा पहले मैंने पंचायती करी थी, सीज फायर कराया था, अब आपका कश्मीर का मुद्दा आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान साथ दे रहा मेरा, मैं चाहता हूँ वो हल हो जाए मुद्दा। तो जो तीसरा मुद्दा, तीसरा पक्ष नहीं आएगा हिंदुस्तान के अंदर, उसका क्या होगा? इसका जवाब है कि पीएम के पास में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो राज में आ तो गए हैं बार बार, इनको पूछो भाई आप झूठ फैला के राज में आते हो। बोफोर्स के अंदर राजीव गांधी को बदनाम किया गया और सत्ता चली गई राजीव गांधी की। आप बताइए, सत्ता चली गई, झूठा बदनाम किया, बोफोर्स का क्या हुआ? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कारगिल युद्ध के अंदर वही बोफोर्स तोप काम आई, और हमारे सैनिकों ने जब चलाई बोफोर्स तोप को तो राजीव गांधी अमर है किनारे लगाए थे। ये नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। ये स्थिति ये चाहते क्या है लोग? चाहते क्या है? अभी 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट ले जा आ गए मनमोहन सिंह के सामने। अरे सोनिया गांधी ने जो फैसले किए, डरेगा आप तो बाड़मेर के लोग हो, मारवाड़ के लोग जानते हैं कि अकाल सूखे में नरेगा का क्या उपयोग है। कितना आराम हो गया, पहले कैसे तड़पते थे हम लोग अकाल सूखे के अंदर। मुझे याद है कि मलेरिया फैल गया था पूरे मारवाड़ में। खुद गया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के गांव गांव में घूमा था मैं। मुझे मालूम है कि लोग बैलगाड़ी भर भर के लाते थे मरीजों को। आपने हमेशा एक मैसेज दिया पूरे प्रदेश को। आप सीमा पर रहते हैं पाकिस्तान की, पूरी पट्टी पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिंधी मुसलमान भी है। को जो एकता दिखाई आपने आज़ादी के बाद 70 साल हो गए हैं,
बेमिसाल हिंदू मुसलमान की एकता देखनी है देश को, तो बाड़मेर में देखे, जैसलमेर में देखे, जोधपुर में देखे। हादी साहब नहीं रहे हमारे बीच में, अब्दुल हादी साहब का बड़ा नाम था, अमीन खानी का बड़ा नाम है। इस प्रकार से इन्होंने एकता बनाए रखी हिंदुओं के साथ में। कोई 65 का वार हो, 71 का वार हो, कभी महसूस नहीं होने दिया। इस प्रकार मुसलमानों ने साथ दिया हिंदुस्तान की सरकार का, फौजों का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी रणदीप सुरजेवाला जी और हमारे अन्य साथी बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी ने चेताया इनको पहले कि आप गले मिल रहे हो चाइना से, जहाँ जाते हो 100 मुल्कों में जा चुके हैं मोदी जी, गले मिल रहे हो, ये महंगा पड़ेगा आपके लिए, महंगा पड़ गया। युद्ध हुआ, कोई मुल्क ने हमारा साथ दे दिया देश दुनिया के अंदर, चाइना समेत, चाइना के खिलाफ चला गया। ये स्थिति आपने देखी है, इसलिए सोच समझ के अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस के तो आप भी आ जाओ, कभी देखा आपने पार्टी बीजेपी का तिरंगा लगा हुआ? इनको पूछो तिरंगा आपने कब अपनाया? आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर के अंदर इनका आरएसएस हेडक्वार्टर है, 80 साल से कभी झंडा लगा नहीं मैं तिरंगा। आप बताइए, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और तिरंगा का आन बान शान क्या होती है इनको एहसास नहीं है। अभी यात्रा निकाली जयपुर के अंदर, जयपुर के हमारे एक एमएलए साहब बीजेपी के हैं, साधु संत बने हुए हैं, वो तिरंगे झंडे से अपना मुंह पूछ रहे हैं रैली में चलते हुए। आप देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, देखा नहीं देखा? आप लोगों ने देखा? बताइए आप। और वो सड़कों पे बिखर रहे थे झंडे और कुचल रहे थे पैरों से ही लोग। इनको शर्म भी नहीं आती है। ये तिरंगा झंडा आन बान शान की निशानी देश की है, इनका बस चले तिरंगा खत्म कर दे लोग, और ऐसे झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दे लोग। मुझे याद है 76 में जब सरकार बनी थी इनकी जनता पार्टी की, और रेड्डी साहब बन गए थे राष्ट्रपति, संजीव रेड्डी। उस वक्त में ये खबर आने लग गई थी कि तिरंगा झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज, इसको बदलने का प्लान चल रहा है। हम लोग जोधपुर में आए थे, वो हमारे डेलीगेट जाके मिला। मैंने कहा आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, तिरंगा झंडा आज़ादी का महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से, मौलाना आज़ाद थे या सरदार पटेल थे, उनके पहले से निशानी है, देश की पहचान है दुनिया के अंदर। इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? कई जगह ज्ञापन दिए गए, बाद में सरकार आपके आशीर्वाद से वापिस आपने इंदिरा गांधी को मजबूती दी, आंधी चली इंदिरा गांधी की, और वो 2-2.5 साल में निपट के घर चले गए। अब मोदी जी जिस प्रकार चला रहे राज को, पता नहीं देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। खाली सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी एजेंसियों में दुरुपयोग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लंबी बातें हैं, अभी कहने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो मकसद हमारा है जय हिंद सभा का, आपको तो मालूम है कि पंडित नेहरू मीटिंग के अंत में 3 बार नारे लगवाते थे, वो इंदिरा गांधी लगा दी थी, जय हिंद और जय हिंद। तो आप जानते हो जय हिंद का मायने, उसका मर्म क्या है, आप समझ सकते हो। वो स्थिति हमारे मुल्क की रही है, और ये मुल्क के लोगों को भ्रमित करने के लिए हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कि कोई युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी लोग भूले नहीं हैं। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे, वो मर गए जिंदा पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबुत करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने की? ये सब ढकोसला है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि बाड़मेर की जनता अकाल में, सूखे में, तकलीफ में हमेशा मजबूत रही है। इस बात का गर्व पूरे राजस्थान को है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने सेना के शौर्य, उनके बलिदान, उनके त्याग और तपस्या से हमें अनुग्रहित किया। आज इस संविधान
जय हिंद सभा में इस पावन वीरेंद्र धाम की धरा पे अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के भरोसे की आवाज राजस्थान की विधानसभा में गुंजायमान होता है। जब वो बोलते हैं तो राजस्थान के जनता के मुद्दों की आवाज आती है और सरकार की बौखलाहट नजर आती है। जब वो खड़े होते हैं तो संविधान की ललकार नजर आती है और विचार को मजबूर होना पड़ता है। जहां पे वो जाए तो गंगा जल से पवित्र करने का कुसंगीत करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए शब्द कम होंगे। आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब वो पधारे और इस सेना के शौर्य को, सरकार की नाकामी को और रणनीति की विफलता को अपने शब्दों के माध्यम से उजागर करके हमें अनुग्रहित करें। टीकाराम जूली साहब जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। राम राम साहब, एक नारा लगाएंगे सब लोग मेरे साथ, जय हिंद। आज राजस्थान की इस वीर भूमि में इन तपते धौरों के बीच में जय हिंद सभा में पधारे हमारे मुख्य वक्ता और जिनके पिताजी इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शमशेर सिंह जी सुरजेवाला के सुपुत्र आदरणीय सुरजेवाला साहब, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा जी, हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, यहाँ के सांसद उमेदा राम जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी ऋत्विक जी, चिरंजीव राव जी, यहाँ मंच पर मौजूद और इस पवित्र वीरेंद्र धाम के अंदर जहाँ मीटिंग हो रही है, ऐसे राजनीति के योद्धा हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, हमारे शहीद परिवारों से उपस्थित हमारी वीरांगनाएं, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज ये जय हिंद सभा हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए यहां पे आयोजित की गई है। इस देश का इतिहास आजादी से लेकर आज तक किसी के आगे झुकने का नहीं रहा। हमारे देश की सेना ने जब भी मौका मिला दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया और यही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 92,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकाया था। वही हमारी ये सेना है। और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया और इंदिरा जी को कहा गया कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की और बात जब की, जब दुनिया का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तब इंदिरा जी ने बात की। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब नेपाल के समय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको मिलाने की बात थी, उस समय भी चीन ने राजीव गांधी जी को कहा था कि आप इसको अरुणाचल के अंदर मत मिलाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे। राजीव गांधी जी झुके नहीं और उसको अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया और चीन देखता रह गया। मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाड़ी कमाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था कि देश में कम रहते थे और विदेश के अंदर ज्यादा रहते थे। 89 देशों की यात्रा की है, 89।
और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पनाह देने वाला देश, उस देश के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, चाहे बीजेपी का रहा, या अन्य गठबंधन दलों को भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बने, एक बात सब में सिमिलर थी, वो ये थी कि कश्मीर मुद्दे पे कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। और यहां क्या हुआ? मोदी माय फ्रेंड ट्रम्प, क्या हुआ दोनों का? उसके आगे झुक गए। मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि अरे डरेंदर, झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। और ये जो पीओके का जो मसला चल रहा है ना, इसका खेल ही सिमटा देते। जहां निर्णय लेना था, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था, वो निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे हैं और मोदी जी इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के वाई लूट रहे हैं। अरे ये फोटो तो इस सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए हैं। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी आप सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। ऐसा फोटो सेशन चल रहा है कि युद्ध सेना ने नहीं लड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये वीरों की भूमि है राजस्थान। इस राजस्थान की भूमि में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए हैं जिसने इस राजस्थान का, इस हिंदुस्तान का सर कभी झुकने नहीं दिया, चाहे जान भले ही उन लोगों ने दे दी हो। आज जिन सैनिकों ने जान दी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम किस प्रकार की बातें कर रही है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहते हैं कि जो 26 लोगों को जो वहां पे मारा था, उनकी वीरांगनाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई, उनको सामने आ जाना चाहिए था। अरे मैं पूछता हूं, वो लोग पाकिस्तान से चलकर हमारी सीमा के अंदर कैसे आ गए? इस चीज का जवाब दीजिए बीजेपी वालों, तब मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। आप बताइए, पहलगांव के अंदर वो आ गए, पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के चले गए। इतना आरडीएक्स कहां से आया? आज तक आप पता नहीं लगा पाए, तो कब पता लगाओगे आप? देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, एक उंगली नहीं कटी आज तक आप लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये सरकार दोगली सरकार है। ये आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है। ऐसे आतंकी बार बार यहाँ हमारे देश के अंदर 10 हमले कर गए 10 साल के अंदर, और ये लोग चू तक नहीं बोलते, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। तो काय के 56 इंच का सीना है क्या 56 का? मेरे को तो ये 36 का भी नहीं लग रहा। ये हालत इन लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वो राजस्थान का सैनिक और हरियाणा का सैनिक अलग हो सकता है? अरे पहले तो अग्निवीर बना के इन लोगों को बांट दिया, और आज राज्यों की सरहद बनाकर आप इनके साथ कुठाराघात कर रहे हो। हरियाणा के अंदर 4 करोड़ का पैकेज और राजस्थान के अंदर 5 लाख का पैकेज। क्यों ये अंतर है? हमारे यहां के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारा जयपुर का जवान जो उन 26 लोगों में था, उसने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके लिए भी कुछ करिए मोदी जी। ये सेना की वर्दी के अंदर फोटो खिंचाने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत आभार आदरणीय जूली साहब। हमारे वक्ता बोलेंगे, उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान जिनसे शालीनता की सीख सीखता है, हेमाराम जी चौधरी साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन होगा, इसलिए तमाम हमारे जो वक्ता बोलेंगे उनके एक एक शब्द को लेके उस ढाणी, उस दोहरे, उस गांव में जाना है और सेना के शौर्य और पराक्रम और उनकी शान में जो बातें हमारे नेता बोलेंगे उनको जन जन तक लेके जाना है। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक कुशल संगठनकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नई आवाज दी, जिन्होंने गरीब वंचित पिछड़े को भागीदारी दी, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस ने नए आयाम लिखे, जिन्होंने रण के अंदर जो शौर्य दिखाए, ऐसे रंधावा हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुखचंद्र जी रंधावा साहब जो गुरु नानक की उस कविता को चरितार्थ करते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, हजार संग एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ऐसे यशस्वी नेता को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो सेना के पराक्रम को और शौर्य को वो संदेश दें ताकि ये लोग राजस्थान के कोने कोने में लेके जाएं और लाहौर का तख्त हिले और दिल्ली की चुप्पी टूटे। आदरणीय रंधावा साहब। मानजोग सुरजेवाला साहब, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी, हरीश चौधरी जी, हेमाराम जी और हमारे दोनों ही सेक्रेटरी जो मेरे साथ राजस्थान में हैं और स्टेज पर सभी बैठे लीडर साहबान, एमपी साहब मेरे साथी हैं, इनका तो मैंने स्पीच में नाम लेना था, तो स्टेज पर बैठे सभी लीडर साहबान और बाड़मेर के मेरे सामने बहादुर जो मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, क्योंकि मेरा भी 90 किलोमीटर का गुरदासपुर का बॉर्डर का ही एरिया है और जब भी बात आती है बाड़मेर और पंजाब, गंगानगर और बीकानेर के बॉर्डर की जब बात आती है तो मेरे को मान होता है कि मैं दोनों स्टेटों का ही हूं। अभी राम सिंह जी ने कहा जो रंधावा हैं ये बहुत आज से 800-900 साल पहले जैसलमेर से माइग्रेट होकर पंजाब गए थे। हम लड़ते लड़ते वहां रावी दरिया के किनारे पर बैठ गए, तो वहीं से फिर वो रंधावे जो हैं वहां चले गए, जैसलमेर से उनका वहां जाना हो गया। भाइयों, सभी ने देश की बात की, देश को एकजुट रखने की बात की। सामने मेरे आर्मी के एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, ये शहीद जो हुए हैं उनकी परिवार बैठे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से पूछना चाहिए कि जो बॉर्डर होता है वो किसी एक का नहीं, वो पूरे देश का है। जो लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे जवान हैं, जो उनका खून जमीन पर जाता है, वो ये नहीं दिखाता कि जो हिंदू का, सिख का, मुसलमान का, सिख का, वो खून देश के जवानों का और देश का खून है। वो खून हमारा खून है। उसमें से जो तिरंगा है वो उसका खून है। उसको तिरंगे को हमने नीचे नहीं जाने दिया। हमारे जवानों ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा उठाकर चले। मैं आज भी मेरे कानों में 71 की वार की आवाज आती है। मेरे ख्याल कई आप में बैठे होंगे जिन्होंने 71 की वार लड़ी और डीबीएन जो डेरा बाबा नानक है उसको डीबीएन कहते हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं। और एक बैठे सामने उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो सुरजेवाला साहब,
बॉर्डर मेरे घर से 5 या 4 किलोमीटर पर है, तो वहां जो नारा लगता था वो लगता था हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर और बोले सोनिहाल, ये देश की निशानी है। सिख का भी खून उतना बहा, उतना ही मुस्लिम का, उतना ही हिंदू का, उतना ही जो डोगरा रेजिमेंट थी उस टाइम, 10 डोगरा रेजिमेंट, आज भी वहां झंडा जो है उसके रेजिमेंट में तिरंगा झंडा मेरे फादर के हाथों का बना हुआ वहां पड़ा है। हमें ये सिखाएंगे बीजेपी वाले कि देश को आजाद किसने करवाया, देश को आजादी किसने दी, देश के लिए कुर्बानियां किसने दी, देश के लिए मरे कौन। मोदी साहब, जो पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है उसकी इंदिरा गांधी ने दोनों आंखें निकाल दी थी, देश के 2 टुकड़े कर दिए और 52 साल के बाद पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी थी वो खड़ा होने के लायक हो गया। बीजेपी वाले चाहते तो आज उसका कमर तोड़ देते हम और दोबारा कभी आंख ना हमारे देश की तरफ कर सकता। गुर्दा चाहिए, दिल चाहिए देश को आगे लेकर जाने का। मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि जो खैबर का एरिया था, झेलम का, सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर कब्जा किया और मुगलों का वहां से आने का, गजनवी और अब्दाली का रास्ता बंद कर दिया। तो जाकर कहां राज किया सबसे पहले? अफगानिस्तान में 40 साल सिख राज का राज रहा। तो आज हमें पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। आज उनका प्राइम मिनिस्टर, आज उनका जनरल मुनीर जो इसको मार्शल बना दिया है, वो आंखें दिखा रहा है। याद करो 71 की वार, जब जनरल अरोड़े के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए। वो फौज है जो मैदान छोड़कर पाकिस्तान की भाग गई। तो आज बिल्कुल ठीक कहा सभी ने कि आज मौका था, पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े होने चाहिए थे। अगर देश चाहता, अगर आर्मी को छूट दे देते कि जब खत्म करो इस पाकिस्तान को, दोबारा जो जुर्रत ना करे टेररिज्म की बात करने की। कौन नहीं जानता कि पंजाब में खालिस्तान की ट्रेनिंग किसने दी? इन्होंने, जो पाकिस्तान है, इन्होंने खालिस्तानियों को वहां ट्रेनिंग दी। इन्होंने देश के जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर वहां है। क्यों नहीं आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने बाकी कंट्रियों के साथ बात की कि इस पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए, इनका बाइकआउट होना चाहिए। जब तक इंदिरा गांधी को दोबारा पैदा होना पड़ेगा। हमें जगजीवन राम जैसा चाहिए होम डिफेंस मिनिस्टर, जो स्टेज पर खड़ा होकर, मैं छोटा था तो डेरा बाबा नानक, उनको देखने के लिए लोग आ गए बहुत ज्यादा, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वहां उसकी जो स्पीच थी, जो बोलकर गए थे, वो ऐसा था कि अभी कह देंगे कि आर्मी फौज वालों पाकिस्तान को खत्म कर दो। यार, हमारा ना डिफेंस मिनिस्टर निकला, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर निकला। कहां गए थे? हर कंट्री में इंदिरा गांधी 1 महीना पहले घूम कर रही। उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो खराबी कर रहा है। सभी देश हमारे साथ खड़े हुए, एक अमेरिका को छोड़कर। तो आज कौन है हमारे साथ खड़ा? आज हमें मेजर हमीद जैसा चाहिए, जिसने अमृतसर में बैठकर पाकिस्तान में अटैक किया और हम लाहौर की बिल्कुल पास पहुंच गई थी हमारी फौजें। हम हर सेक्टर से आगे जाकर कब्जा किया पाकिस्तान की जमीन पर। तो आज कहां है वो दिन? याद करने होंगे हमें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं भाइयों,
अगर पाकिस्तान की जब भी गंदी आंख उठती है तो वो जो राजस्थान से लेकर पंजाब की तरफ वो देखता है, उसकी नजर अब जो है वो हम देखेंगे कि उसको क्या हमने जवाब देना है। मैं आपसे एक ही बेनती करूंगा कि दिल में जो खून है वो गर्म होना चाहिए हिंदुस्तानियों का, आंख जो है लाल होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 56 इंच का हूं, मेरी छाती है। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए जिसने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया था। लाल बहादुरी चाहिए जिसने देश को आगे लेकर जाने की बात की थी। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहिए जिसने भाखड़ा डैम और पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाकर देश को आगे किया था। हमें बातें करने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हमें देश को यह कहना पड़ेगा। मेरे को बहुत हैरानगी होती है जब मैं पार्लियामेंट में उमेदा राम जी, हमें एक और बात करनी होगी कि जितने भी हम हैं जो बॉर्डर के एमपी 3 हम पंजाब के हैं, एक आप हो, एक हमारा कुलदीप वहां गंगानगर से है, और जितने बॉर्डर के हैं, बात करनी होगी। जब 71 की वार हुई थी तो हमारा 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की एक पट्टी बनी थी। अब मोदी ने आकर 2020 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद कर दिया, सड़कों को बंद कर दिया, एजुकेशन को देने के लिए जो बॉर्डर पर था उसको बंद कर दिया। अब हमें एक पैकेज का वहां उनको कहना चाहिए कि बॉर्डर के एरिया को पैकेज मिलना चाहिए। जो दूसरी जो हिल स्टेट्स थी वहां इंडस्ट्री आनी चाहिए, हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान का तभी मुकाबला कर सकते हैं अगर बॉर्डर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बॉर्डर के नौजवान बच्चे नौकरी करेंगे तो पाकिस्तान को हम ऐसे ही उनको सबक सिखा देंगे। मोदी साहब, आप हमें मत बताओ कि 47 की बजाय 2014 को देश आजाद हुआ। ये दिखाना चाहता है मोदी। आप ये जो हमारे देशभक्त हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। 47 में देश आजाद हुआ था, उस टाइम कहां थी ये जनसंघ वाले अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। हमें देश भी आजाद करवाना, देश की आजादी को भी रखना है, और जो पाकिस्तान देख रहा है उसको हमने उठने नहीं देना। जय हिंद का जो नारा लगाया है, तो जब बॉर्डर पर हम खड़े होते हैं तो हिंद जो हिंदुस्तान है उसकी जय ही हमेशा रहेगी। जो बॉर्डर के लोग हैं, अब जो लड़ाई लगी, मैं वहां घूमता रहा, देखता रहा, क्योंकि मेरा पूरा बॉर्डर है। तो मैंने लोगों से पूछा कि जहां उठकर जाओगे, जहां से, कहने लगे जब तक हमारी फौज मजबूत है हमें उठने की जरूरत नहीं है। तो फौज को तो हम कहां ले गए? फौज की भर्ती कहां गई? हम कहते हैं स्पेशल सेशन बुलाओ। हमें वहां बात करनी चाहिए कि देश की जो फौज है, देश के डिफेंस है, उसको मजबूत करना होगा, और जितना पैसा सबसे ज्यादा लगना चाहिए वो डिफेंस पर लगना चाहिए ताकि कोई कंट्री हमारी तरफ देख ना सके। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और जितने बड़े लीडर बैठे हैं, मेरे को खुशी इस बात की होती है कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत है। ये सभी लीडर ये कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी की रहनुमाई के नीचे काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश मजबूत रहेगा। जब कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है। हमें कांग्रेस को और मजबूत करना होगा और देश को एक गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो पाकिस्तान को बता सके कि हिंदुस्तान
आतंकवाद को नहीं उठने देगा, आतंकवादियों को नहीं उठने देगा। अगर पंजाब में टेररिज्म खत्म किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने घुटने नहीं उनके आगे टेके। तो मोदी जी आपको किसने कहा है? पहलगाम, पुलवामा, मैं अभी इनको एक फोटो दिखा रहा था सुरजेवाला साहब को। एक मेरा वहां गांव है शहजादा, बॉर्डर से बिल्कुल साथ वाला। तो मैं लड़ाई में ये अभी जो हो रहा था उस गांव में गया, तो वहां सूबेदार बहादुर सिंह हमारे सरपंच थे मेरे फादर के साथ, उनका ग्रैंडसन था। उसने कहा ये फोटो देखो, ये 71 की वार की, मेरा दादा खड़ा है इंदिरा गांधी वहां डेरा बाबा नानक में। 20 दिन के बाद, लड़ाई बंद होने के बाद डेरा बाबा नानक खड़ी थी और वहां से लोगों से पूछ रही थी कि आपको क्या तकलीफ है, क्या क्या चाहिए। आज अगर बॉर्डर बसा हुआ है तो इंदिरा गांधी की वो जो उस टाइम ग्रांटें दी, उस लिए हम बॉर्डर वाले बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं जाते? आपने क्यों नहीं देखा कि ड्रोन कहां से आ रहे हैं, ड्रोन कैसे आ रहे हैं? ये तो ड्रोन हिंदुस्तानियों के आगे कुछ भी नहीं, ये तो हाथों से ही उनके पाकिस्तान के नीचे लेकर आ जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी में देश के लिए आप बैठे हो। हम ये जो तिरंगा है इसको आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान को बताएंगे कि हिंदुस्तान जहाँ कोई और कंट्री, उन्होंने जूली जी ने ट्रंप की बात की, इंदिरा गांधी ने भी उस टाइम किया था, उसने देखा ही नहीं कौन सी कंट्री है। तो हमें जिंदा रहना चाहिए, जुर्रत रखनी चाहिए और वही जज्बा होना चाहिए कि देश को कैसे बचाना है और कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय रंधावा साहब। ये मरु की धरा है, सूरज जितना तपता है उतना यहाँ के लोगों का नूर निखरता है। ये वो रण की भूमि की सीमा से जुड़े हुए वो लोग हैं जो आपके संदेश को जन जन तक लेके जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि कुछ सेना के सम्मान में नारे हों। मैं कहूंगा सेना के सम्मान में, आप कहेंगे कांग्रेस मैदान में। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको आप बेसब्री से सुनना चाहते हैं। ना जिनकी जुबान झुकी, ना जिनकी जुबान झुकी, ना जिनके विचार डगे, सत्ता के आगे कभी सिर ना झुके। अगर खड़ा हो तो आपकी आवाज बन के खड़ा हो, ऐसा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आप सबके लाडले भाई, बेटे, साथी श्री गोविंद डोटासरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पधारे और हमें संबोधित जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन हो, ताकि राजस्थान के कोने कोने में इस स्वागत की, मरुभूमा की, सम्मान की आवाज आए। आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब। हमारी इस जय हिंद सभा में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी हरीश चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, हमारे एमपी उमेदाराम जी, कर्नल सोनाराम जी, ऋतिक मकवाना साहब, चिरंजीव राव जी, हमारे साले मोहम्मद साहब, रूपाराम जी, हमारे गोविंद राम मेघवाल जी, पद्माराम जी, हमारे रतन देवासी जी, शेखावत साहब और
किसका नाम तो नहीं रह गया भाई, जगदीश जांगीर साहब, हमारे मोहन डागर जी, आरसी चौधरी जी, तमाम सारे के सारे एमएलए बैठे हैं, एमएलए प्रत्याशी बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता बैठे हैं, दोनों हमारे जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के कार्यवाहक अध्यक्षगण, हमारे तमाम नेता और हम सबको नेता बनाने वाले, इस मंच पर बैठाने वाले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है, मेरा सैल्यूट है। ये जय हिंद सभा क्यों नाम रखा गया, इसके ऊपर जो मेरे विचार मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा हो कि देश की आजादी के समय हमारे कई वीर शहीद हो गए और शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया। उसमें से एक नाम सुभाष चंद्र बोस भी है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया, और इस जय हिंद के नारे का मतलब है भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो, हमारी सेना की जय हो, हमारे शहीद वीरांगनाओं की जय हो, और पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार हो। ये जय हिंद सभा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया और दिखा करके जिस प्रकार से, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे आज अब की बार पहलगांव में के बाद में जो दिखाया सेना ने शौर्य और पराक्रम, उसके कारण से पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि हिंदुस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमारी सेना और सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी देश उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। यह मैसेज गया, इसलिए जिस सेना ने यह मैसेज दिया, जिस सेना के कारण से हम भारत सुरक्षित है, हम सब एक हैं, सुरक्षित हैं, उसको जय हिंद सैल्यूट करने के लिए हम सब ने बाड़मेर में एआईसीसी के निर्देश के ऊपर यह सभा रखी है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक हाथ दायां हाथ खड़ा करके उस सेना को सैल्यूट करें, सारे के सारे उस सेना को सैल्यूट करें जिसके पराक्रम ने पूरे दुनिया में लोहा मनवा दिया। हिंदुस्तान की सेना ऐसी है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सुरजेवाला साहब हैं, वो पूरी बात बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को आदत पड़ गई है सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, जो बालाकोट जो सेना ने किया पहलगांव के बाद में, पुलवामा के बाद में, उसके बाद में उन्होंने सोना के शौर्य के पीछे छुप करके देश में आम चुनाव कराया और वो चुनाव जीत गए। लोगों को ये कहलवा दिया कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, जबकि मोदी जी ने नहीं, इस देश की सेना ने वो करके दिखाया। चाहे वो बालाकोट हो, चाहे पहलगांव के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मोदी जी पहले तो कहते हैं मैंने सेना को छूट दे दी है, मनमोहन सिंह जी ने छूट नहीं दी थी यूपीए सरकार के समय, और आज जब वहां पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद में सेना की वर्दी पहन करके और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी से निकलवा रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जो ट्रंप कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, उस बात का क्या जवाब है आपके पास में? हमारे देश का नागरिक ये सुनना चाहता है कि मोदी जी आप बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? यही तो जय हिंद सभा का मकसद है। ये क्या करते हैं? राष्ट्र गद्दार हो, आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते, जो तुम रात को ट्रंप से सौदेबाजी करते हो उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं। और यह हमारा हर भारतीय का अधिकार है कि हम पूछे कि मोदी जी ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। और सवाल इसलिए भी बनता है कि मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं। और वो ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का हवाला दे करके इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। इसलिए मोदी जी आप पे सवाल उठते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप ये बताइए कि वो जो पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, उसके बाद में आपने कोई हिसाब नहीं दिया और आप राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहते हैं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, हमें किसी को दिक्कत नहीं है, आपसे ज्यादा भारतीय हैं, आपसे ज्यादा हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। हम लोग उसके खिलाफ हैं, आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कल परसों आए देश के प्रधानमंत्री और यहां आके कहते हैं, क्या अजीब संजोग है कि जब पहले पुलवामा हुआ तो मैं सबसे पहले बालाकोट स्ट्राइक के बाद में यहां पर राजस्थान में आया, और अब की बार कहते हैं, सुना होगा आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, अब की बार कहते हैं पहलगांव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर करके और मैं सबसे पहले यहां पर आया हूं उस घटना के बाद में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप बिहार के अंदर वहां के मुख्यमंत्री के साथ जो टिठोली कर रहे थे वो आप थे या आपका क्लोन था? ये देश की जनता जानना चाहती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, फौज की ड्रेस पहन करके, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ही गए थे वहां युद्ध पे। आप इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप तो ये चाल खेल रहे हो बीजेपी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपने की। ये कांग्रेस पार्टी इसके पीछे आपको नहीं छुपने देगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये सीज फायर क्यों हुआ और हमारे उन नौसेना जो शहीद हो गए उनका बदला कब लोगे, उन आतंकवादियों को कब पकड़ोगे? और जो अमेरिका कह रहा शिमला समझौता के ऊपर भी सवाल उठा के कि कश्मीर की मध्यस्थता मैं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, देश का हर बच्चा नौजवान बूढ़ा सब पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका को ये क्यों नहीं कहा अब तक कि आप होते कौन हो? कश्मीर की पंचायती करने वाले हम सक्षम हैं और हमारी सेना सक्षम है। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग आए हो। ज्यादा नहीं बोल करके मैं चाहता हूं कि हमारे एआईसीसी के हमारे जनरल सेक्रेटरी और इस जय हिंद सभा के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पधारे हुए मुख्य वक्ता आदरणीय सुरजेवाला साहब बोलेंगे और हम सब सुन करके गांव गांव में, ढाणी ढाणी में, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके सेना के पराक्रम को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी जो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके गंदी राजनीति कर रही है उसको उजागर करने का काम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेना। आदरणीय सुरजेवाला साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय सुरजेवाला साहब आएंगे और वो हम सबको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो वैसे तो सेना के शौर्य और आपके धैर्य की कोई हिम्मत, कोई कमी नहीं, ठीक है। दोतासरा जी ने बहुत सारा जोश दिया, पर 3 नारे मेरे साथ जरा लगा दीजिए। जय हिंद, भारत माता की। मैं ये कहूंगा भारत की सेना, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की सेना, बहुत शुक्रिया। मंच पर विराजमान राजस्थान के प्रभारी, पंजाब से सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मेरे भाई और साथी
पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, पूर्व मंत्री विधायक भाई हरीश चौधरी जी, विपक्ष के नेता, नौजवान युवा टीकाराम जूली साहब, हमारे सांसद उमेदाराम बेनीवाल जी, एआईसीसी सचिव राव चिरंजीव जी मकवाना जी, चौधरी हेमाराम जी, शाले मोहम्मद जी, मदन प्रजापत जी, जगदीश जांगीर जी, जाकिर हुसैन जी, कर्नल सोनाराम चौधरी जी, शकुंतला जी, आजाद जी, आरसी चौधरी जी, सभी मेरे सामने बैठे हिंदुस्तान की सेनाओं के सभी हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान, आदर और सम्मान के योग्य, वो जिनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो उतना कम है। इस देश की वीरांगनाएं, हमारी माताएं और बहनें, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, सभी मेरे साथियों ने आपसे तफसील में जय हिंद सभा की चर्चा की। इस जय हिंद सभा के पीछे आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है? दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जब हम सेना की बात करते तो एक बात जान लीजिए, और राजस्थान की रणबांकुरों की ये धरती तपती गर्मी और तपती रेत से इस देश की रक्षा के लिए सैनिक पैदा करने वाली ये धरती ये जानती कि शौर्य का महत्व क्या है, पराक्रम का महत्व क्या है। हमारे देश की सेना, किसी व्यक्ति को 140 करोड़ लोगों में शक नहीं हो सकता कि इस देश की सेना के शौर्य पर हर भारतीय को, हर राजस्थानी को गर्व है। इस देश की सेना, भारत की सेना हमारे पराक्रम का, हमारे शौर्य का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। भारत की सेना अपने लहू से भारत की माटी को सींचकर, सर्वोच्च कुर्बानी देकर भारत मां की रक्षा करने का प्रतीक और प्रतिबिंब है। भारत की सेना बहादुरी की वो मिसाल है जो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दी जाती। इसलिए भारत की सेना का वो पहलगाम के बाद किया ऑपरेशन सिंदूर हो, वो 1965 और 1971 की लड़ाई हो, भारत की सेना के रणबांकुरों का जितना नमन हम करें, उनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। पर एक बात सत्य, कटु सत्य यह भी है कि भारत की सेना और भारत की सरकार का जो रिश्ता क्या है। सेना की वर्दी सिलवाकर और कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर वोट बटोरना एक बात है, पर सेना के लिए आज की सरकार कर क्या रही है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान, ये हमारी माताएं और बहनें, रणबांकुरों की पत्नियां और विधवाएं ये जानना चाहती। क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 11 साल में हिंदुस्तान में फौज की भर्ती को रोक रखा? आज 2 लाख फौज की भर्तियां खाली पड़ी। 2 लाख फौजियों की कमी हिंदुस्तान की फौज में है। 50,000 के करीब अफसरों की फौज के कमी है। आज इस मंच से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए बीजेपी से भी, मोदी जी से भी, कि 2 लाख फौज की भर्तियां बीजेपी की सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही, क्यों नहीं भर रही, क्यों हमारी सुरक्षा में अगर सेल लग गई तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए और अवश्य पूछा जाएगा इस मंच से कि हमारी फौज को 1 रैंक 1 पेंशन, उसकी सुविधा जो कांग्रेस की सरकार ने दी थी और जो बाद में वापस ले ली गई,
वो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे सैनिक साथी जिनके आगे हम नमन करते, हमारे बुजुर्गवार सर हिला रहे हैं हामी में। मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान का एक नौजवान होने के नाते सारा बजट जो है उस सबसे जरूरी क्या है? उनकी जिंदगी जरूरी है, जो आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर मेरी और आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी फौज के सैनिक। उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस की सरकार ने देश की रक्षा के लिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाई थी कि अगर कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई हो तो हमारे पास एक और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स होनी चाहिए। 60,000 और फौजियों की भर्ती होनी थी। आज 11 साल बीत गए। 11 साल बीत जाने के बाद माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई? हम हमारे वायुसेना के जाबाज सैनिकों की, पायलट्स की तारीफ तो कर देते हैं, पर यह नहीं बता रहे कि हमारी वायुसेना के अंदर 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए जहाजों की। आपको ये बात मालूम है? आप मेरे सामने बैठे, आपने वायुसेना में सर्विस की है। आज वो स्क्वाड्रन पूरी क्यों नहीं की गई? आज हिंदुस्तान की वायुसेना के अंदर जहाजों के बेड़ों की कमी क्यों है? यह सवाल तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से और बीजेपी से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सैनिकों, पत्रकार साथियों, यह सच है कि अगर हमारी सेना का शौर्य और बहादुरी ना होता तो आज हम पाकिस्तान को धूल ना चटा चुके होते। पर यह भी सच है कि जब सारे पत्रकार चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी सेना जो है वो लाहौर पहुंचने वाली है, कराची पहुंचने वाली है, पाकिस्तान के घुटने टूट चुके हैं, गोडे टूट चुके हैं, पाकिस्तान धराशायी होता जा रहा है। जब दो पहलवान दंगल लड़ रहे हों और एक पहलवान हार गया हो तो फिर अपने यहां राजस्थान और हरियाणा में कहावत है, कमर लगानी जरूरी है, नहीं तो कुश्ती पूरी नहीं मानी जाती। जब सेना जीत रही थी ये लड़ाई, जब सेना का हाथ बहुत ऊपर था और पाकिस्तान नीचे था, जब पाकिस्तान के गोडे टूट चुके थे, तो ऐसे में रातों रात बगैर हमारी सेना से बात किए एकदम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से युद्ध विराम की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल तो जैसा गहलोत साहब कह रहे थे, जैसा हमारे भाई सचिन पायलट कह रहे थे, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि 75 साल में पहली बार युद्ध विराम हिंदुस्तान का हो और घोषणा पाकिस्तान का राष्ट्रपति करे। यह क्यों हो रहा है? क्या यह सही नहीं साथियों कि 10 मई को 5:33 शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 5:38 पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कर दी और हिंदुस्तान के विदेश सचिव ने यह 5:58 को बताया। जो बात हमारे और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान हमारे आगे झुका, तो अमेरिका कौन है जो हमारा फैसला कर रहा है? यह सवाल पूछने का समय आ गया। और ठीक कहा दोतासरा जी आपने, यह कहा जा रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक बार नहीं 8 बार यह कहा गया कि यह युद्ध विराम नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने कहा धंधा बंद कर देंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, व्यापार जरूरी है या देश जरूरी है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। व्यापार जरूरी है या हमारी बहनों का सिंदूर जरूरी है? इस बात का जवाब भी मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो व्यापार के आधार पर प्रधानमंत्री जी
समझौता कैसे हो सकता है, इसका जवाब हिंदुस्तान की, बाड़मेर की, राजस्थान की जनता मांग रही। और जैसा दोतासरा जी कह रहे थे, अगर ये झूठ है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहते, आगे बढ़िए और बोलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं, वो झूठ बोलते, क्योंकि आपकी चुप्पी ये बताती है, आपका मौन ये बताता है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, वो बीकानेर हो या बिहार हो, एक शब्द नहीं निकलता इस बात का कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की हेकड़ी निकाल दी थी जब उन्होंने 7वां बेड़ा भेज दिया था पश्चिम बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा क्यों रहे हैं? सवाल केवल इतना, हमारी सेना तो डरती नहीं, सेना के शौर्य और पराक्रम के तो हम सब मुरीद हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों डर रहे हैं अमेरिका से? वो सामने आए और कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम भी समर्थन करेंगे। पर अगर वो नहीं बोलेंगे तो भारत के सम्मान को आप चोट पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये जान लें। ये सवाल तो पूछना भी पड़ेगा कि वो युद्ध विराम जो आपने पाकिस्तान के साथ किया, उसकी शर्तें क्या हैं? जब दो दलों का समझौता होता है तो वो किसी शर्त पे होता है। आपको मालूम है कि किस शर्त पे समझौता हुआ? मैं सैनिकों से पूछता हूं, मालूम है आपको? आपको मालूम हो, पत्रकार साथियों को मालूम हो? 10 मई को जिस दिन समझौता हुआ, उसी दिन शांति समझौते का उल्लंघन हुआ। यह मैं नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों से जाकर पूछिए जिनके ऊपर ड्रेन और गोले गिराए गए, तो फिर उस समझौते का क्या महत्व बचा? उसके बाद 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। उसी दिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, पाकिस्तान सांबा जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला कर रहा था, तो फिर उस शांति समझौते का क्या मतलब हुआ? उस शांति समझौते की शर्तें क्या हैं? और जब पाकिस्तान आए दिन उस शांति समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो हमें क्या मिला उस समझौता करने से? यह सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि वो कभी अब युद्ध विराम को तोड़ेगा नहीं? क्या पाकिस्तान ने अब ये कहा है, वादा किया है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उग्रवाद के सारे कैंप जो पाकिस्तान की सरजमी से चलते हैं उन्हें भंग कर देगा? क्या पाकिस्तान ने ये कहा है कि पहलगाम में जिन्होंने हमारे 26 नागरिक मारे, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस हमें देगा ताकि हम उन्हें फांसी टांग सके? इस बात का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि उन सारे उग्रवादियों को हिंदुस्तान फांसी लगा सकता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अजमल कसाब को बंबई हमले के बाद फांसी लगाई थी और 9 को मार गिराया था? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान अब हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने से बाज आएगा? क्या फिर किसी बहन का सिंदूर उजड़ तो नहीं जाएगा? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा। सचिन भाई कह रहे थे मौलाना मसूद अजहर के बारे में। मौलाना मसूद अजहर ही क्यों? जाकिर रहमान लखवी जिसने बॉम्बे का अटैक करवाया था, आज भी वो पाकिस्तान में बिरयानी खाता है। क्या पाकिस्तान अब उसको वापस हिंदुस्तान को देगा ताकि हम उसे फांसी टांग सकें? क्या मौलाना मसूद अजहर को देगा जिसकी चर्चा आपने की, ताकि हम उसे फांसी टांग सकें? क्या हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को वापस दे देगा ताकि हम उन्हें बाड़मेर के बॉर्डर के ऊपर खंबा गाड़ के फांसी लगा सके, ताकि फिर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ उग्रवाद ना फैला पाए? यह सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह राष्ट्र धर्म है। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या
अब जो भारत विरोधी उग्रवादी संगठन हैं, जिनके दफ्तर और बड़ी बड़ी इमारतें पाकिस्तान में खुली हैं, क्या अब उनको बंद किया जाएगा? क्या उन पर ताला लगाया जाएगा? क्या जैशे मोहम्मद पर बैन लगेगा? पत्रकार साथियों, बीजेपी के नेताओं से यह अवश्य पूछिएगा। क्या पाकिस्तान अब जमात उल दवा को हमेशा के लिए उनके दरवाजे बंद करेगा? क्या हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमी से खत्म हो जाएगा? क्या लश्कर तोयबा और कश्मीर जिहादी फोर्स उनका नामो निशान मिट जाएगा? क्या जे.एन.के लिबरेशन फ्रंट जो हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाते हैं, उन्हें पाकिस्तान बंद करेगा? तभी तो समझौते का कोई फायदा है। इस बात का सवाल तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। यह भी पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी, जनरल मुनीर और आईएसआई जो करोड़ों रुपया लगाकर पाकिस्तान से उग्रवादी बनाकर हमारी सीमाओं से, पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से हमारे मुल्क में भेजते हैं, क्या पाकिस्तान अब उससे बाहर आएगा, वो बंद कर देंगे? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि पहलगांव में जो उग्रवादी हमला हुआ था, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस और सुरक्षा फेलर हुए थे और उसकी जिम्मेवारी किसके पास है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी और खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को ऑल पार्टी मीटिंग में 24 अप्रैल को यह कहा, हमें पता नहीं था कि ये जो गैरसन ग्राउंड है पहलगांव में, ये खुल गया है। भैया, आप देश के गृह मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? आप देश के राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? और पहलगांव में सेना के अधिकारी, वहां की सरकार के अधिकारी, वहां तैनात अधिकारी ये कहते हैं गैरसन ग्राउंड तो कभी बंद ही नहीं होता। तो क्या होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? यह सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा, वो पांचों उग्रवादी हैं कहां जिन्होंने हमारे 26 लोग मारे? उन्हें हमें कब वापस दोगे, ताकि हम उसी गैरसन ग्राउंड में फांसी का तख्ता लगाएंगे और उनको वहीं टांग देंगे, ताकि दोबारा कोई आकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ ना सके। तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, ये सवाल भी पूछना पड़ेगा, जब पहलगांव का हमला हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ। गहलोत साहब को मैं बता रहा था, 2 तारीख से 22 फरवरी तक, 2 फरवरी से 22 फरवरी तक एक सैटेलाइट फोटो लेती है, उसका नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी। उसमें पाकिस्तान की एक कंपनी की मलकियत है। वो कहां की फोटो ले रहे हैं वो मैं भी बता सकता हूं, देख के आप भी बता सकते हैं। वो पहलगांव की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। उसके बाद 12 अप्रैल 2025 को फिर पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। यह बात कोई आदमी, पत्रकार भी देख सकते हैं। जब उनको सब ये पता था, जब वो पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे, तो हिंदुस्तान की सरकार ने ये पता क्यों नहीं किया कि भाई पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो क्यों बेची जा रही है, सैटेलाइट उसके ऊपर क्यों लगा रखी है, पैसों में वो फोटोएं क्यों बिक रही हैं? क्या वो फोटो उग्रवादियों ने खरीदी थी? और पाकिस्तान की कंपनी जब उसकी मालिक है, तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? रिसर्च और इंटेलिजेंस विंग जो है, एनालिसिस विंग जो है, वो क्या कर रहे थे? नेट ग्रिड और एनटीआरओ क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? क्या पहलगांव का हमला रोका जा सकता था? अगर अमित शाह जी वहां सिक्योरिटी लगा देते तो फिर उन उग्रवादियों की हिम्मत नहीं होती और फिर शायद ये सारा मामला बच सकता था। मोदी जी और बीजेपी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये सवाल ना पूछे। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, हम आज सब आपकी अदालत के बीच में आए। बाड़मेर की ये धरती हिंदुस्तान की रक्षक धरती। हमारी सेना तो बॉर्डर पे, सीमा पर रक्षा करती है। आप जो इस तपती गर्मी के अंदर आज आए हैं, आप भी 365 दिन हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, क्योंकि कोई दुश्मन
यहां आपके मध्य से हुए बगैर जा नहीं सकता और आप एक फौलाद की तरह खड़े रहते हैं हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तो क्या हिंदुस्तान की रक्षा के सवाल, अगर सरकार से कोताही हुई है, अगर सरकार से कहीं चूक हुई है, अगर सरकार सेना को समर्थन नहीं कर रही, अगर सरकार ने 2 लाख सेना के पद खाली छोड़ रखे हैं, अगर सरकार सेना को जहाज खरीद कर नहीं दे रही है, तो ये सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछे जाएंगे? इसलिए सवाल पूछा जाना राष्ट्र धर्म है, सवाल पूछा जाना राष्ट्र का हित है, सवाल पूछा जाना राष्ट्र के पक्ष में है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान उग्रवाद भेज रहा था, हमारी सेना उनसे लड़ रही थी, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को 10,000 करोड़ कैसे मिल गए? हिंदुस्तान ने उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं डाली? हिंदुस्तान ने उनको 10,000 करोड़ कैसे लेने दिए? वो दोबारा फिर पैसा लेंगे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री को क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन्हें पूछने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा सेना के समर्थन में है, ये सभा शौर्य और पराक्रम की तारीफ में है, ये सभा सेना को मजबूत करने के लिए है। पर यह सभा उन लोगों से जो आज के हुक्मरान हैं उनसे सवाल पूछने के लिए भी है, ताकि वो बताएं कि सुरक्षा में अगर चूक हुई तो कहां हुई, इंटेलिजेंस में फेलियर हुई तो कहां हुई, और उसे ठीक किस प्रकार से करेंगे। आप सब यहां आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप 5 मिनट का प्रोग्राम है, अपनी जगह से नहीं हिलें। आदरणीय हेमाराम जी भी धन्यवाद देंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़मेर ग्रामीण और बाड़मेर शहर और उनके साथी उमा शंकर जी और वो आए, गेस्ट को अपनी स्मृति चिन्ह दें। दूसरी बात,